लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? और आइजा 315 ऑडिट। और उसको स्टार्ट करके हमने खत्म कर दिया। सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एक चीज समझ में आ जाए। क्या समझ आ जाए मेरे भाई? व्हाट इज ऑडिट रिस्क, ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, इसमें किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग से ऑडिट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। इन सारे प्रोसेस को बैठ के हमने थोड़ा समझने की कोशिश करी। सही है। और फिर साथ ही साथ हमने ऑडिट रिस्क की थोड़ी बहुत क्या कर ली, तो ड्राफ्टिंग सीख ली। ये जो ऑडिट रिस्क के सवाल आते हैं पेपर में 25 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, ये वो कैटेगरी है सवाल की जिसमें आप जितना भी याद कर लें, आप समझ में आ रहा होगा सर कि आप ऑडिट रिस्क में क्या याद करेंगे, मुझे बताएं। तो सवाल के अंदर कोई रिस्क फैक्टर मौजूद होगा, उसको हमने आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बेसिस पे हमने कोई ना कोई रिस्क लिखना होगा। सही, लिखना कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी मदद की थी। तो हमें प्लानिंग फेज, अच्छा ऑडिट रिस्क में कौन से फेज में आइडेंटिफाई करता हूँ? प्लानिंग फेज में। एज एन ऑडिटर में प्लान करता हूँ कि यार यहाँ पे रिस्क हो सकते हैं, यहाँ पे मसले हो सकते हैं। सही है। अगला काम क्या होगा? हाँ जी, अगला काम क्या होगा? परफॉर्मेंस फेज। अब मैं आज की क्लास में हम किस चीज का ओवरव्यू लेने जा रहे हैं? परफॉर्मेंस फेज का। और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे? परफॉर्मेंस फेज में हम क्या कर रहे होंगे? परफॉर्मेंस फेज में हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। ये वो एरिया है जहां पे मैं और आप बैठ के ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे होंगे। तो प्लानिंग फेज में मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा कि ये रिस्क हो सकते हैं। परफॉर्मेंस फेज में आके मैं उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा या वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा, जो हमारे पास थ्री पार्टी रिलेशनशिप वगैरह एलिमेंट्स है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्या पढ़ना है? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमने रिपोर्ट का ओवरव्यू लेना है। फिर एक क्लास और लगेगी जनरल कॉन्सेप्ट की, उसके बाद हम अपने टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? तो बिल्कुल रेडी रहना है, एक्टिव रहना है। अच्छा, टाइमिंग वैसे सही है ये वाली? ये बेस्ट टाइम होता है हमारे पास 3:30 से 5:30 का। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है। तो फिर इसमें ये हो सकेगा कि लॉ शायद ना हो पा रही है, बिकॉज 3:30 5:30 हो रही होगी। लेकिन एक चीज इसमें ये कि अगर हम 3 से 4:30 ऑडिट लें, ये सही है। और 4:45 से 5:30 हम लॉ पढ़ लें। अगर मतलब जो बच्चा लॉ ले रहा है और आके बैठा हुआ है तो वो उसी वक्त फौरन से 45 मिनट हम क्या कर लें, हम लॉ पढ़े। तो इससे हो ये जाएगा कि हम एक ही वक्त में आ रहे होंगे और हमारे दोनों सब्जेक्ट की तैयारी साइमल्टेनियसली हो रही होगी। तो ये सही रहेगा प्यारे बच्चों। ऑनलाइन वाले अगर आपको थोड़ा बता दें यार, तो ये सही रहेगा आपको। तो हम इस तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो हमारा ऑडिट की तैयारी भी साथ साथ चलती रहेगी और लॉ भी हम 45 मिनट में 2-3 सेक्शंस को रीड कर लेंगे। थोड़ा सा जी वो मैनेज कर लूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। अच्छा, तो ये सेंस बनता है इस चीज का यार। ठीक है, अच्छा जी, बेहतरीन हो गया। लॉ में हमारे पास आज क्या कहते हैं, आज 11 बजे हमारी एक क्लास है ऑनलाइन। लॉ की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं ली, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 मिनट में उसका एक क्विक रिकैप दे दूंगा। तो अगर वो क्लास लेनी है तो वो रात 11 बजे तक फारिग हो जाते हैं ना आप लोग? कब फारिग होते हैं? तो पढ़ते हैं। अच्छा, तो कब तक? 10:30 तक। तो वो 11 से 10 तक, तो 11 से 11:30 का एक आधे घंटे का सेशन होगा। अच्छा, चले जी। तो आज हम कौन से फेज में दाखिल होने जा रहे हैं भाई? परफॉर्मेंस फेज में दाखिल होने जा रहे हैं। और जब हम परफॉर्मेंस फेज में दाखिल होने जा रहे हैं तो इसके ऊपर हम एक काम ये कर लेते हैं बच्चों। एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आइजा 500। एक स्टैंडर्ड है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है? आइजा। साइंस बनता है प्लानिंग का स्टैंडर्ड। प्लानिंग का स्टैंडर्ड 315, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड 500, रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड 500 के कोई बाद ही होगा, 700 की सीरीज होगी। तो इस तरीके से हमारा आइजा स्ट्रक्चर है। सही है। आइजा 500 बड़ी जबरदस्त बात कहता है। आइजा 500 कहता है, आइजा 500 का नाम है सफिशिएंट। बच्चों आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमने पहली क्लास में कौन सा वर्ड पढ़ा था? आज की क्लास में हम कौन सा वर्ड पढ़ने जा रहे हैं? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। और आज की पूरी क्लास हमारी इन 3 वर्ड्स को समझने में चली जाएगी। और वर्ड के क्या 3 वर्ड के नाम है? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट। लेकिन आपकी सोच अगर आपको समझ में आ गया, ऑडिट प्रोसीजर कभी जिंदगी भर आपके लिए मुश्किल
नहीं होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सही है। अच्छा, सफिशिएंट का मतलब है, हाँ जी, सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी। सिंपल सी बात है कि अगर आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को ऑडिट करते हो, लेट से 1000 बच्चे हैं, तो आप 1000 बच्चे में से 2 बच्चों की रेवेन्यू को वेरीफाई करके ये नहीं कह सकते कि मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया, या मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ले लिया, या मैंने हाई लेवल। और नहीं तो हाई लेवल है तो यार आपके एविडेंस भी क्वांटिटी वाइज क्या होने चाहिए, हाई लेवल के होने चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो सफिशिएंसी डील्स विद दी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की। अच्छा, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये ना हमारी आज की क्लास का एजेंडा है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कब, आइजा 530, जिसका नाम है सैंपलिंग। जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, सैंपलिंग पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि कितने सैंपल्स हमको वेरीफाई करने चाहिए। आज की क्लास में हमारा सब सिर्फ इतनी चीज समझ आती है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस लेने तो एविडेंस भी क्या होने चाहिए, हाई। हाई का मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंट मिकदार में आपके पास। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तो एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके आप कहें कि मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ले लिया, मैंने हाई, तेज साइंस नहीं बनते, चीजें आपस में लिंक्ड है बच्चों। डन हो गया। अच्छा, एप्रोप्रिएट, यस, appropriate deals with the appropriate deals with the quality of audit evidence। ये किस चीज से डील करता है, क्वांटिटी से। ये किस चीज से डील करता है, तो क्वालिटी का मतलब है कि भाई आपके पास जो एविडेंस होने चाहिए उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्या मतलब क्वालिटी का, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं। क्या मतलब इसका, ओरिजिनल वर्सेस, नहीं ये तो अंग्रेजी। इसका मतलब क्या है, हाँ जी, असली नकली नहीं यार, क्या हो गया, ओरिजिनल वर्सेस फोटोकॉपी। आप आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस का ऑडिट करने आते हैं, सही है, आप रेवेन्यू वेरीफाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे, डॉक्यूमेंट्स के नाम तो बताएं। एडमिशन फॉर्म देखेंगे यार, जो भरते हो भाई, भरते हो भी हो नहीं भरते, तो एडमिशन फॉर्म हो गया, सीआरएन वगैरह हो गया, आप ये सारी चीजें देखेंगे ना। जब ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे और यही चीज अगर मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊं तो ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस होगा, या फिर, हाँ जी प्यारे बच्चों, ज्यादा रिलायबल, ज्यादा एविडेंस अच्छा कब होगा, जब वो ओरिजिनल फॉर्म में होगा। अच्छा, एप्रोप्रिएट डील्स विद दी क्वालिटी, इस हम मिस कर गए। क्वालिटी में प्यारे बच्चों 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है रेलिवेंट, दूसरा है रिलायबल। जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने जा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है रेलिवेंट, दूसरा है रिलायबल। अच्छा, रेलिवेंट क्या है, थोड़ी देर में देखेंगे इसको, सही है। अच्छा, रिलायबल क्या है, आपका एविडेंस क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा रिलायबल होगा उतना अच्छा ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी होगी। तो उस पर वो कहता है रिलायबिलिटी के लिए आप ये देख लें कि आपके पास जो एविडेंस है क्या वो ओरिजिनल फॉर्म में है, या फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में है, या फिर फोटोकॉपी, सही है। और इससे बड़ा फर्क पड़ता है, एक कंपनी के ऑडिट पे एक कंपनी ने एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में एक लायबिलिटी का क्लॉज था। और लायबिलिटी का क्लॉज क्या था कि जी अगर आपने हमें ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, या टाइम पे प्रोवाइड नहीं करी, या आप जो एग्री कर रहे हैं अगर आपने ये नहीं किया, तो हम, आप लायबल है हमें इतने पैसे पे करने के, बिकॉज आगे मेरा नुकसान हो जाएगा। तो जो जूनियर था उसने जब वो एग्रीमेंट इंस्पेक्ट किया तो उसने गया होगा टीम के पास, मतलब मैनेजमेंट के पास, और उसको कहा होगा कि यार मुझे एग्रीमेंट, मैनेजमेंट ने कौन सा एग्रीमेंट दिया, फोटोकॉपी। जब फोटोकॉपी एग्रीमेंट होगा तो उसमें वो क्यों बीच में से एक पेज निकाल के देख सकते हो आप, सही है, 2 पेजेस को एक साथ फोटोकॉपी करके दे सकते हो। एग्रीमेंट में जो पेजेस आ रहे थे उन पेजेस को उसने फोटोकॉपी किया ही नहीं। तो जब पेजेस को फोटोकॉपी नहीं किया तो मुझे एग्रीमेंट की कभी भी कंप्लीटनेस इंश्योर, कि बीच में 4 पेज गायब भी हो तो मुझे पता तो नहीं चलेगा। तो इस वजह से, अच्छा, बाद में जब उस कंपनी को हमने कंफर्मेशन भेजी तो कंफर्मेशन का रिप्लाई आया और उसने कहा कि भाई मेरा, हमने कहा भाई आपका तो रिसीवेबल है, उसने कहा भाई मेरा रिसीवेबल नहीं है,
सही है, इस कंपनी ने तो मुझे मुझे पे करना। हमने कहा भाई इतनी बड़ी अमाउंट कैसे मिस हो गई, कस्टमर है। तो उसने कहा नहीं भाई, एक एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट में ये सारी, जूनियर को बुलाया, एग्रीमेंट एग्रीमेंट में कुछ चीज लिखी भी आई नहीं रही थी। क्यों लिखी भी नहीं आ रही थी? ज्यादा रिलायबल एविडेंस था ये भी एविडेंस, था ये भी एविडेंस, लेकिन ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? जो ओरिजिनल होगा। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अगर आप आईक्यू ऑडिट करने आएंगे तो मैं एक एडमिशन फॉर्म को लेके 100 फोटोकॉपी करवा दूं उसको, और आपको कहूँ कि मेरे पास, और फोटोकॉपी करते मैं नाम चेंज करता हूँ ऊपर, और आपको मैं कहूँ तो ज्यादा रिलायबल एविडेंस कौन सा होगा आपका? क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? अच्छा, हाँ जी। अगली चीज, इंटरनल वर्सेस, एक चीज, आप आईक्यू की, आप आईक्यू को ऑडिट करने आए हुए हैं और आप आईक्यू की मैनेजमेंट से पूछे, हाँ भाई ये रेवेन्यू सही है। और एक तरीका है कि आप स्टूडेंट से पूछें कि क्या वाकई में आपने 15,000 12,000 रुपए फीस जमा कराई है। ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा होगा? एक्सटर्नल होगा प्यारे बच्चों। मैनेजमेंट को ऑडिट कर रहे हो, मैनेजमेंट से ही पूछ रहे हो, तो वो इतना रिलायबल है वो भी ऑडिट एविडेंस, लेकिन ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल एविडेंस आपकी जो है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, कोई टेक्निकल है नहीं इसमें भी। अच्छा, तीसरी चीज, हाँ जी, जल्दी छेती छेती। ये वार्म अप चल रहा है, आपको लग रहा होगा बहुत आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये अभी आपको लग रहा है ऐसा, सही है, तो बिल्कुल एक्टिव रहना है, अभी सिर्फ वार्म अप है। हाँ जी, डायरेक्टली वर्सेस इनडायरेक्टली क्या मतलब? क्या मतलब यार, जल्दी ऐसा ना करें। डायरेक्टली वर्सेस इनडायरेक्टली, यही आईक्यू से आपने पूछा और आईक्यू ने कहा ठीक है मैं बच्चे से पूछ के तुम्हें बताता हूँ, और उमर ने या फिर बिलाल ने आपसे कहा कि यार ये बच्चा कह रहा है कि इसने 15,000 रुपये जमा करा दिए, ये ज्यादा रिलायबल एविडेंस है? या डायरेक्टली आप, बच्चा आपके मुंह पे कान में आके कहे, वो ज्यादा रिलायबल एविडेंस है? जो एविडेंस आपको डायरेक्टली मिलेगा वो वो ज्यादा रिलायबल होगा बनिस्बत उसके जो जो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल ये है, ये एक चीज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये एक वर्ड आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, क्या डायरेक्टली वर्सेस इनडायरेक्टली। पहली क्लास में सत्यम का केस डिस्कस किया था बच्चों, याद है? पहली क्लास में सत्यम का केस डिस्कस किया था। सत्यम ने कहा था हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है? जल्दी, 1 बिलियन डॉलर। डॉलर है हाँ, ये ऐसा ऐसा होता है कुछ। 1 बिलियन डॉलर। एक्चुअल में बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ था? 1 मिलियन डॉलर। तो पाकिस्तान के हिसाब से तो आज ये 300 अरब रुपए बन जाते हैं, सही? 300 अरब रुपए बन, 300 रुपए पे चल रहा है हमारा डॉलर, सही, अराउंड 300 पे चल रहा है। 300 अरब रुपए बैंक में नहीं है, कंपनी कह रही है, और कह रहा है, बैंक भी कह रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था प्यारे बच्चों के, यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, हुआ कैसे था? अब आप सोचेंगे, सही है, अब आप सोचेंगे सर ये फ्रॉड, अब ये थोड़ा बहुत पढ़ लिया ना, अब आप थोड़ा बहुत सोचेंगे सर ये फ्रॉड, ये हुआ कैसे? सही है, पॉसिबल ही नहीं था। पीडब्ल्यूसी ने इसके ऊपर क्या काम करा होगा? एविडेंस ऑब्टेन किए होंगे। क्या एविडेंस ऑब्टेन किया होगा? ये पैसा किसके पास पड़ा हुआ है? बैंक। बैंक कंपनी की क्या है? यहीं से देख के पता है, यहीं से देख के पता है, बैंक कंपनी की क्या है? थर्ड पार्टी। बैंक क्या है प्यारे बच्चों? थर्ड पार्टी है ना, मैनेजमेंट की थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी, उसने कंपनी का पैसा रखा हो। क्या करना चाहिए तुम उससे डायरेक्टली? तो क्या फोन करके पूछे? अच्छा, मैं एक चीज और लिख देता हूँ, मैं एक चीज और लिख देता हूँ। हाँ जी, और कौन सा रिलायबल है, और रिटर्न? भाई रिटर्न एविडेंस ज्यादा रिलायबल, तो क्या भाई कॉल कर लूं, व्हाट्सएप कर लूं क्या?
जाके मीटिंग कर लूं, इतने बैंक है, मैं यही करता हूँ, एक कंफर्मेशन भेज देता हूँ कि भाई कंफर्म कर दो कि $1 है या नहीं। जब कंफर्मेशन आ जाएगी तो किसके पास आनी चाहिए? ऑडिटर के पास। वर्ड बताएं, वर्ड जल्दी, किसके पास आनी चाहिए? हाँ जी, डायरेक्टली किसके पास आनी चाहिए? तो अगर मैं सामने वाले को कंफर्मेशन भेजूं और वो मुझे रिप्लाई करता है तो क्या ये रिलायबल ऑडिट एविडेंस है? क्यों? क्यों? समझ आ रही है? तो हम नॉर्मली करते हैं कि ऑडिट में हम सामने वाली पार्टी को क्या भेजते हैं? ये जो लिखा हुआ है ना, एक और वर्ड कौन सा था? ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका है इंक्वायरी, दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है, पांचवा तरीका है, छठा तरीका है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ऐसा ही है भाई। तो मैंने, मुझे अगर अगर सत्यम का है, मैं सत्यम को ऑडिट कर रहा हूं और पता चला बैंक में पैसा पड़ा हुआ है कितना, $1 अरब, किसके पास पड़ा हुआ है? बैंक के पास पड़ा हुआ है, सही है। तो एज एन ऑडिटर आप क्या करेंगे? जल्दी से बता दे, कौन सा प्रोसीजर करेंगे? बैंक से इंक्वायरी करेंगे? इंक्वायरी करेंगे? नहीं नहीं यार, क्या करेंगे? एक्सटर्नल। जब आप बैंक को कंफर्मेशन भेजेंगे तो आप बैंक से क्या बोलेंगे कि मुझे 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 क्या कर दो? मुझे रिप्लाई कर दो। और अगर तुम रिप्लाई कर दे तो क्या, हाँ $1 अरब पड़ा हुआ है, तो कल को ये पढ़े हुए हो ना पढ़े हुए हो, मेरे पास दुनिया का कोई भी रेगुलेटर आ जाए, मैं कहूंगा भाई कंपनी कह रही है बैंक के पास पैसा है $1 अरब, बैंक भी मुझे कह रहा है $1 अरब, मुझे बताओ मैं मजीद क्या करूं? मुझे बताओ भाई, बैंक और वो मिले हुए तो फ्रॉड तो वैसे भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, गलती क्या करी पीडब्ल्यूसी ने? पीडब्ल्यूसी ने कंफर्मेशन बनाई, भेजी, भेजी, वो कंफर्मेशन आई किसके पास? कंपनी के पास। कंपनी ने वो कंफर्मेशन किसको दी? यहाँ किस चीज का मसला हो गया? द पॉइंट इज, वो कंफर्मेशन कभी आई ही नहीं थी। वो मैनेजमेंट ने खुद कंफर्मेशन पे स्टैंप लगा के $1 अरब लेके किसको प्रोवाइड कर दिया? ऑडिटर को प्रोवाइड कर दिया। यहाँ जो एविडेंस उसको मिला था वो क्या मिला था? वो जहां इनडायरेक्ट एविडेंस होगा, क्या वो रिलायबल होगा? वो ऑडिट एविडेंस लाजमी है, मेरी बात सुनिएगा, वो ऑडिट एविडेंस लाजमी है, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। यहाँ तक बात, ये एक प्रोसीजर का मसला था जिसकी वजह से पीडब्ल्यूसी इंडिया में लिस्टेड क्लाइंट को ऑडिट नहीं कर सकती और बैन हो गई। एक मसला था। क्या मसला था? अगर यही चीज आपको डायरेक्टली मिल जाती, सही है, तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा फ्रॉड आप डिस्कवर कर लेते, क्योंकि जब डायरेक्टली मिलती तो $1 बिलियन लिखा हुआ था कि $1 मिलियन लिखा हुआ था। हाँ जी, क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? अच्छा, सत्यम ने क्यों फ्रॉड किया, क्या था, पूरी केस स्टडी मस्जिद इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें अब ये वर्ड्स थोड़े बहुत समझ में आ गए। एक और वर्ड भी है, खाली जगह छोड़ी भी, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में देखेंगे इसको, सही है? अभी खाली जगह छोड़ी हुई, सही है? अच्छा, ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, ये बात समझ आती है? अच्छा यार, वो हैंड आउट है, मुझे दे दोगे? के बाद फौरन क्या काम करना है? जल्दी जल्दी केस स्टडी देख रही है, केस स्टडी पढ़ेंगे और अच्छा समझ में आएगा, और जब उसको लिखने जाएंगे तो इंशाल्लाह और समझ आएगा, सही है? यू हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ सत्यम लिमिटेड आफ्टर इशूइंग द क्लीन रिपोर्ट। You have heard in the news that a serious fraud has been discovered in Satyam Limited after a detailed investigation by the SECI. Following has been revealed. The company has committed fraud by recording fictitious revenue and bank balances. After reading the above, the engagement partner calls the team and review the working papers. Reviewing the working papers revealed the following. The engagement team has obtained photocopy bank statement. The bank confirmation was provided by तीसरा, out of 1500 bank accounts, only
टू बैंक स्टेटमेंट हैज बीन सेलेक्टेड बाय द, सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी आसान, इवेल्युएट द। एक सवाल आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का आना होगा तो क्या आएगा, रिलायबिलिटी के 4-5 फैक्टर बता दें, ये भी आएगा पेपर में, सही है। या अगर सिनेरियो बेस्ड आना होगा तो क्या आ जाएगा, एक सिनेरियो आपको देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, इवेल्युएट दी अबव सिचुएशन। स्टार्ट करें बच्चों जल्दी, छेती छेती। आसान है मुश्किल है? जब भी हमारे पास इस तरीके का सवाल आएगा, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट किस्म है। मॉडरेट किस्म क्या, कि इसमें आपको रेलेवेंट आइजा पिक करना होगा और उस आइजा का, जल्दी जल्दी जल्दी, उस आइजा के कॉन्सेप्ट को सामने रखना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग टेक्निक यहाँ पे क्या होगी, क्वेश्चन और आइजा को आपने आपस में क्या करना होगा, उसको मिलाना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा, सही है। जब मैं पूरा सवाल आपके साथ पढ़ता हूं तो सवाल पढ़ के मुझे एक चीज समझ में आती है कि यार द टीम हैज फेल्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ये बात समझ आती है, द टीम हैड फेल्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कितने लोगों ने ये पिक कर लिया था, कितने लोगों ने पिक कर लिया कि हाँ आंसर कॉमन सेंस से पढ़ ये रहे तो आंसर ये, तो कमाल नहीं है ये, सही है, ये कमाल नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा तो अच्छा ये, लेकिन फिर इस सवाल पढ़ के ये पिक हो गया। जब भी ऐसा सवाल आए आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मैनेजमेंट टीम had failed to obtain sufficient appropriate because of the following reasons। ठीक है जी, सही है। यहां पे अब आपने क्या करना है, अपने आंसर में इन वर्ड्स को यूज करना है। अपने आंसर में जब इन वर्ड्स को यूज करेंगे या इन वर्ड्स को यूज करेंगे तभी तो ये क्लेम कर सकेंगे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। सवाल का पहला सिनेरियो क्या था, हाँ जी सवाल का पहला सिनेरियो जल्दी, द एंगेजमेंट टीम हैज ऑब्टेन्ड, क्या ये लाइन लिख दूं मैं, आप ये ना लिखिएगा कभी भी द एंगेजमेंट टीम हैज ऑब्टेन्ड फॉर, आप लिखेंगे पूरा कि एंगेजमेंट टीम, सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है एंगेजमेंट टीम ऑब्टेन्ड कॉपी बैंक statement, engagement team had obtained photocopy which is exactly which is not reliable, which is not reliable audit एविडेंस। सवाल से ये लिखा, उसको कनेक्ट करा मैंने रेलिवेंट आइजा से। अगला सिनेरियो लिखना किसी ने नहीं है, सिर्फ सुनना है मुझे। अगला सिनेरियो, the bank confirmation was provided by the, ऐसा लिखा हुआ है तो मैं लिखता हूं बैंक कंफर्मेशन was provided by the management। किस चीज का मसला है, क्या engagement team had failed to obtain sufficient appropriate audit evidence because the bank confirmation was provided by the management which was received, जल्दी जल्दी जल्दी, which was received, therefore it is not a reliable audit evidence। तो मैंने पहली चीज लिखी, उसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया, डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा तीसरा स्टेटमेंट, आउट ऑफ, ये क्वालिटी का मसला है मेरे भाई, किस चीज का मसला है, तो आउट ऑफ 1500 कितने कंफर्मेशन भेजी, 2 कंफर्मेशन भेजी, जो एविडेंस मुझे लेगा क्या वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट। तो हमने करना क्या होता है, ये जो हमारे, सिर्फ आपको समझा रहा हूं सिनेरियो, ये हमारे पास एक मॉडरेट लेवल ऑफ ड्राफ्टिंग होती है। और ये ड्राफ्टिंग प्यारे बच्चों आप लोग 1 क्लास या 2 क्लास में करते आ रहे हैं। कैसे,
वन क्लास या टू क्लास में ड्राफ्टिंग कैसे करते थे आप? एक बीच में लाइन बनी हुई होती थी, यहाँ पे एक चीज लिखी होती थी, आपको स्केल लेके उससे उसको मैच करना होता था। ऑडिट का पर्चा भी ऐसा ही है। अगर समझ आ जाएगी तो इससे ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यार भाई याद नहीं आ रहा, पढ़िए ना वन क्लास। या तुम लोग वो वाले तो नहीं हो, 9 मैट्रिक एग्जाम, फर्स्ट ईयर सेकंड एग्जाम, कोविड के फर्स्ट ईयर एग्जाम है, सेकंड ईयर 4 पेपर दिए। कौन से? इस्लामियात, सिंधी के वो एग्जाम पे दिए, कौन से? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। और जो लास्ट टाइम वाले थे उनका तो ये था कि वो फर्स्ट ईयर भी एग्जाम था। उन्होंने दोनों। जो अगली बार आएंगे, आप लोग आधा मसला है आप लोगों में। क्या मसला है? फर्स्ट ईयर और उसके बावजूद भी सीरियस नहीं हो। बेसिक बात है कि हम अचानक से चड्डी पहनी और सीए करने आ गए और अभी भी सीरियस नहीं हम कि यार सीए करने जा रहे हैं तो एक डिसिप्लिन लेकर आए लाइफ में, एक थोड़ा सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं। सही है। हाँ, बल्कि सीए के भी तो एग्जाम, ये कौन है? फंक्शनल इंग्लिश, सही है। तो ये तो अगर हमें समझ आ जाएगा ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम जो वन क्लास से टू क्लास से पढ़ते आ रहे थे, क्या पढ़ते आ रहे थे, तो जो मैचिंग करनी थी उससे ज्यादा आसान हो जाएगा, बस समझ में आ जाए। सही है। तो हमने पढ़े प्यारे बच्चों से, ये वर्ड्स आसान थे, लेकिन जब तक इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे, ये 4 वर्ड्स कभी भी, कहने को तो बड़ा आसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूं, लेकिन जब तक एक सिनेरियो सामने आएगा तो ये वर्ड्स आपको हमेशा, और फिर उसी चीज की हमने क्या करनी है, एप्लीकेशन करनी है। कि जहां सवाल में कोई ऐसी चीज लिखी आ जाए कि एंगेजमेंट टीम ने फोटोकॉपी एविडेंस लिए थे, आप कहेंगे कि वो रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं है। चूंकि रिलायबल नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है, तो एंगेजमेंट टीम हैज फेल्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये बात समझ आती, बड़ा आसान है, बस फिल इन द ब्लैंक करना है। डन हो गया? अच्छा, अगली चीज कौन सी? अब कौन सा वर्ड पढ़ना है हमने? और ये वर्ड पढ़ के हमारा कोई 1 घंटा प्यारे बच्चों चला जाएगा। सिर्फ एक वर्ड पढ़ना है। कौन सा वर्ड पढ़ना है? रेलिवेंट का मतलब है assertion रेलिवेंट का मतलब है assertion अंडर कंसिडरेशन। इसमें से ये वर्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वैसे देखे, वही मैं कह रहा हूँ, एक क्लास में मिस ना करे, कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रीडिंग करके पढ़ा रहा हूँ। ये 2 अंग्रेजी के वर्ड है, तो उसको तो दफा करा। तो एक वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा? assertion। ये हमने लास्ट किया। बैलेंस शीट की कुछ assertion होती थी, बैलेंस शीट की कुछ assertions होती थी, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड वैल्यूएशन। मुझे याद आ रहा है, पूरा ड्राफ्ट करा था। सही है। दूसरा है प्यारे बच्चों क्या? डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। ये ना ऑडिट है, ना अंग्रेजी है, ये है कॉमन सेंस। ये आपको कोई ऑडिट की लैंग्वेज नहीं सिखा सकती, या कोई अकाउंटेंट आपको नहीं सिखा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो आज हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन, इसको पढ़ना है। और ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। दोनों को मिला के पढ़ना है, दोनों को मिला के पढ़ना है, तो हमें एक वर्ड समझ आ जाएगा जिसका नाम क्या है, रेलेवेंट। तो अब अगली क्लास किस चीज के ऊपर होने जा रही है? रेलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस? रिलायबल समझ आता है, तो व्हाट इज रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस। इसके लिए प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, देखें जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले आ जाए बच्चों, बिल्कुल अब एक्टिव रहना है। सही है। ये वार्म अप था, अब थोड़ा सा एक्टिव। अच्छा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेलिवेंट पढ़ने जा रहे हैं। रेलिवेंट अगर हम देखें
हमारे पास एजर्शन कौन सी होती थी? दूसरी कंप्लीटनेस, तीसरी राइट्स एंड। जिसको पहली क्लास याद आ रही हो उसको वो सवाल याद आ रहा होगा जो ओरिएंटेशन वाली वीडियो यूट्यूब में अपलोड की थी मैंने। सवाल रीड भी किया था आपके साथ। हाँ बच्चों ना करें ऐसा यार, ऐसा ना करें प्लीज, खुदा का वास्ते ऐसा ना करें। चीजें देखिए, अगर एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप यकीन करें क्योंकि मंजन नहीं बेच रहा हूँ मैं टाइम नहीं है मेरे पास, सही है। तभी भी फर्म से आया हूँ, आपके साथ क्लासेस ले रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ और रोजे में पढ़ा रहा हूँ, सही है। तो अगर कोई चीज मैं आपसे कह रहा हूँ तो ये देखिए, आप समझ रहे हैं ना मैं और आप कौन है? मैं और आप कौन है? मैं एक ऑडिट फर्म में हूँ, ठीक है। चांसेस हैं कल को हम ऑडिट फर्म में साथ, मैं ये नहीं चाहता कि आप बोले अबे यार इसने ना टोपी करवाई थी हमें, या इसने ना हमें मंजन बेचे थे, या इसने हमें, और आप जो उंगली उठा रहे होंगे वो उंगली किसके ऊपर उठा रहे होंगे? वो एक फर्म का डायरेक्टर है, शायद कल को पार्टनर बन जाए, सही है। या आप जिन दोस्त के बारे में आप कह रहे होंगे वो मेरा कोई जूनियर वगैरह, आप समझ रहे। तो मैं कुछ बोलते हुए इतना घबराता हूँ, क्यों घबराता हूँ? बिकॉज हमने आगे जाके लाजमी मिलना है। अभी नेशनल बैंक ऑडिट हमने करा पीडब्ल्यू के साथ, तो अच्छे खासे बच्चे जो बेचारे ऑडिट कर रहे थे वो मेरे, तो वो मुलाकात कहीं ना कहीं वो हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये ना करें कि मैं कोई फुल टाइम टीचर हूँ तो जी बस बच्चा क्या भाड़े में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने प्रोफेशनली, हम शायद टीचर एज अ स्टूडेंट मिले ना मिले, हमने तो प्रोफेशनली लाजमी मिलना है। तो अगर मैं आपसे कोई चीज कहता हूँ, वो एक एससीसीपी वाली मैंने एक वीडियो आपको कही थी, देखी थी किसी ने? एससीसीपी ने बिग फोर ऑडिट फर्म को शो कॉज नोटिस इशू किया था। अगर आप मेरे मैसेजेस को इस तरह, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता लेकिन इस तरह रख रहे हैं अगर आप लोग, तो फिर आप सोचे पेपर से पहले मैं, फिर बहुत बार फिर मैं आपके मैसेज इग्नोर करूंगा, और मैंने प्रूफ किया था लास्ट बैच में, मैं फिर नहीं करता। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अगर आप मेरे मैसेज इग्नोर करेंगे फिर वक्त आएगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर यूं नहीं हो रहा, फिर सब मैं लेता हूं बदले। ये सुन ले मेरी बात, सही है। अच्छा जी, ये एसर्शंस याद है प्यारे बच्चों? अच्छा, ये हमारे पास एसर्शंस है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप ऑडिट करने जा रहे हैं, किसका? बच्चों जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। मैं और आप ऑडिट करने जा रहे हैं किसका? इन्वेंट्री का ऑडिट करने जा रहे हैं। डन हो गया यहाँ पे। जब मैं इन्वेंट्री का ऑडिट करने जा रहा हूं तो क्या इन्वेंट्री के ऊपर पहले प्लानिंग फेज पे रिस्क आइडेंटिफाई किया था? बच्चों याद आ रहा है? जब रिस्क भी आइडेंटिफाई किया था तो 4 दरवाजे देखे थे। पहला दरवाजा एग्जिस्टेंस, दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरा राइट, चौथा कि जो अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है वो एग्जिस्टेंस से लिंक करती है, कि कंप्लीटनेस से लिंक करती है, कि राइट से लिंक करती है, या बेहतरीन हो गया। तो जब प्रोसीजर भी बनाने पड़ेंगे तो तब भी किसको सामने रखना पड़ेगा? एजर्शन अंडर कंसिडरेशन। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, तो मैं इन्वेंट्री का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं एक काम ये कर लेता हूं, मैनेजमेंट से इन्वेंट्री, पहला काम ये कर लेता हूं मैनेजमेंट से इन्वेंट्री, जल्दी बच्चे बनाया मैं आपने एफआर वगैरह में यार, फीफो लीफो करके जो क्लोजिंग क्वांटिटी आती थी, ये क्या है? इन्वेंट्री। ये आपने इन्वेंट्री रजिस्टर डन हो गया। यार तुम्हारा नाम क्या था? आलियान, सही। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? हाँ, मोहम्मद वकील, जबरदस्त। तो हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों? इन्वेंट्री रजिस्टर। जब हमने इन्वेंट्री रजिस्टर का मतलब क्या, मैनेजमेंट आपके सामने दावे कर रही है, क्या दावे कर रही है? कि मेरे पास एसी कितने पड़े हैं? 5। मेरे पास चेयर कितनी पड़ी है? 10। मेरे पास टेबल कितनी पड़े हैं? चलो 15। सही है। तो मैनेजमेंट आपके साथ ये एक क्लेम कर रही, सही है। माइक इतने पड़े हुए हैं, स्पीकर इतने पड़े हुए हैं, देखो क्या ये मैनेजमेंट आपसे क्या कर रही है प्यारे बच्चों? क्लेम कर रही है। मेरी एक बड़ी सिंपल सी बात है, बट खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करिएगा। मैनेजमेंट का पहला दावा, आप आईक्यू का ऑडिट करने आए हैं, ये किसका है? ये
आप ऑडिटर है सर, आप किसको ऑडिट करना है? ऑल तो हमारी इन्वेंट्री नहीं, हम बेचते थोड़ी है, ये हमारा काम है, बट समझने के लिए आप आईक्यू को ऑडिट करना है। प्यारे बच्चों, पहली चीज क्या आ रही है? क्या काम करेंगे सर? एसी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो क्या काम करेंगे? एसी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्या काम करेंगे? एसी को कंफर्मेशन भेजेंगे कि हवा देके रिप्लाई करो कि नहीं नहीं, क्या? जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं क्या करूंगा? मैं इंस्पेक्ट करूंगा या ऑब्जर्व करूंगा? मैं इंस्पेक्ट करूंगा या क्या ऑब्जर्व करूंगा? जाके एसी देख के आ जाऊंगा कि एसी मौजूद है। अगर है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट बिल्कुल सही कह रही है। बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? इन्वेंट्री नॉर्मली कहाँ पड़ी होती है? बच्चों, डन हो गया, बेहतरीन हो गया, आसान हो गया। तो मेरा पहला प्रोसीजर, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एंड इंस्पेक्ट इन्वेंट्री एट द, डन हो गया प्यारे बच्चों, बेहतरीन हो गया। अच्छा, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब क्या? कंप्लीटनेस का मतलब क्या? अब मुझे बताएं, एसी के केस में एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? एसी के केस में एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? बच्चों बहुत जल्दी आ जाएं कि एसी एग्जिस्ट या 5 एसी मौजूद। एसी के केस में कंप्लीटनेस का मतलब क्या? 5 ही है, ऐसा तो नहीं कि 5 से ज्यादा हो। मैनेजमेंट ने कंप्लीट एसी रिकॉर्ड नहीं किया। क्या यहां तक बात समझ आती? कंप्लीटनेस का मतलब कि इसके अलावा भी कुछ एसी मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। देयरफॉर ये जो इन्वेंट्री रजिस्टर है, एजर्शन बताइए, ये जो इन्वेंट्री रजिस्टर है ये कंप्लीट नहीं है, बिकॉज के अंदर अभी और डेटा डलना बाकी है, और एसी फ्रिज वगैरह डलना बाकी है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, एज्यूम करता हूं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में 10 है, 12 एसी है। सही है, कितने एसी है? 12 एसी है। तो आप जब आएंगे 5 एसी तो आपको दिख जाएंगे, वो 12 मौजूद है। 5 तो वो आपको लेके आएगा, एडमिन में दिखा देगा, क्या कहते हैं। पॉइंट है कि ये जो इन्वेंट्री रजिस्टर है, इसमें कितने एसी आ रहे हैं? इसमें 5 आ रहे हैं। इसमें कितने एसी आ रहे हैं? 5। फिजिकली, फिजिकली वेयर हाउस में कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। यहाँ कितने मौजूद है? यहाँ 5 मौजूद है। अच्छा, तो एक काम करता हूं मैं, हाँ जी, क्या लिखा है? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एंड ट्रेस इट टू द, ऊपर वाले का रिवर्स कर दिया है मैंने। ऊपर वाले का बस ट्रेस का वर्ड लिख दिया, ऊपर वाले का मैंने सिर्फ और सिर्फ, आप देखें दोनों को कंपेयर। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम सही है, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंट्री सैंपल से लेकर के कहां जा रहा था? यहाँ पे वेयर हाउस से कहां जा रहा हूं? प्यारे बच्चों, ये क्या, ये प्रोसीजर क्या हो रहा है? ये उल्टा हो रहा है। ये प्रोसीजर क्या हो रहा है? ये प्रोसीजर उल्टा हो रहा है। समझ आ रही है बात? क्यों? अगर अगर इन्वेंट्री रजिस्टर ये रहा, जब आपको पता है कि एसी यहाँ पे मौजूद नहीं है, एसी मौजूद कहां पर है? तो आपको सैंपल भी कहां से सेलेक्ट करने चाहिए? वेयर हाउस से। जब आप आईक्यू को ऑडिट करने आएंगे तो आप कहेंगे बेटा ये वाला जो एसी है, मुझे बताओ ये इन्वेंट्री रजिस्टर में कहां पे आ रहा है। और अगर इन्वेंट्री रजिस्टर में नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है इन्वेंट्री रजिस्टर कंप्लीट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैनेजमेंट कहे मेरे पास 5 एसी आ रहे हैं, तो आप कहेंगे ये वाला जो एसी तुम कह रहे हो मुझे जाके फिजिकली दिखाओ तो कि ये एसी
कहाँ पे मौजूद है। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, ये क्या है? कॉमन सेंस। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कॉमन। जब आईक्यू का ऑडिट आप करने आएंगे, मैं आपसे एक और सिंपल से एग्जांपल, अगर थोड़ा सा हौसला सुन, आईक्यू का ऑडिट करना है, हम फेसबुक पर क्लेम करते हैं हम 1000-1500 बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब टैक्स पे करना पड़ता है, हम जो कि हम 50 बच्चे पढ़ा रहे हैं, हम ऑडिट में 50 बच्चे, ऐसा ही है। तो आप आईक्यू का ऑडिट करना है और आपने कहा भाई कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं तो 50 बच्चे पढ़ाता हूँ। आपने कहा मुझे 50 बच्चों की लिस्ट दिखाए, मैंने आपको लिस्ट दिखा दी, बनानी है ना 50 बच्चों की लिस्ट, बना दी आपको। मतलब पढ़ा 5000 बच्चे रहा उसमें 50 बच्चे निकालना, तो आप इतना तो आप भी फ्रॉड कर ले यार, सही है। हाँ मेरे भाई, आपको शक हो रहा है यार, ये रजिस्टर है ना, रेवेन्यू रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, आप इसी रेवेन्यू रजिस्टर को देखते रहेंगे, नहीं आप कहाँ भागेंगे? आप क्लासरूम में भागेंगे और क्लासरूम में जाके देखेंगे कि ऑडिट में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। आप अटेंडेंस शीट खोल के बैठ जाएंगे और आप देखेंगे एक्चुअल में बच्चे ने अटेंडेंस, आप पोर्टल वाले के पास चले जाएंगे, वहां पे देखेंगे कितनी आईडीज इशू हुई। आईडीज आपने 1000 इशू करी है और बच्चे आप कह रहे हो मेरे पास एडमिशन कितने हुए हैं? 50 एडमिशन। तो यहाँ से कम, इसका मतलब है जब एक चीज कंप्लीट है ही नहीं तो सैंपल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे, जहां मौजूद है वहां से सैंपल सेलेक्ट। एग्जैक्शन लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, आज उसको कनेक्ट कर रहा हूं। तो जो लास्ट क्लास में एग्जैक्शन जिसको मुश्किल लग रहा होगा, भाई आपको अभी आसान मुश्किल लगना ही नहीं चाहिए। आपको अभी जिस तरह एक हफ्ता मैं लेके चल रहा हूं, आपने ऐसे चलना है। क्यों? तो बस एक हफ्ते में हम जो एरियाज पढ़ रहे हैं दैट इज इक्वल टू 100% ऑफ योर सिलेबस, प्लानिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। तो एक हफ्ते में प्लानिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इस तरीके, लेकिन हमें एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा, जैसे अभी आइडिया हो रहा है तीसरी चौथी क्लास में कि हाँ जी प्लानिंग ऐसे करते हैं, परफॉर्मेंस ऐसे करते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? और मैं तीसरी क्लास से भी इसको लिंक करूंगा, दूसरी क्लास से भी लिंक करूंगा, पहली क्लास से भी लिंक करूंगा, बिल्कुल रेडी राइट्स। हाँ भाई एसी तो है, या वही वाले एग्जाम्पल। हाँ जी बाइकें तो पड़ी नहीं है पीछे दबा के। हाँ चले जी जल्दी 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 सेलेक्ट। नहीं यार, फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट। बच्चों जल्दी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बताएं जिससे राइट्स वेरीफाई हो जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल। बच्चों मोटरसाइकिल है यार, खुद ने भी चलाई है क्या? अबे लाइसेंस तो तेरा होता है, मोटरसाइकिल का थोड़ी होता है चैंपियन। भाई क्या देख लूं भाई? कागजात देख लो ना। एंड इंस्पेक्ट दी ओरिजिनल कागजात। टुल्ला पकड़ता है हमसे और मांगता है, तो ये तो पता होना चाहिए हमें यार, ये सही है क्या? अगर आप कागजात देख लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, पता चल जाएगा। हाँ जी कागजात में लिखा हुआ आ रहा होगा आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। सप्लायर की जो इनवॉइस थी वो भी किसको एड्रेस हो रही थी? आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। पेमेंट भी किसने करी? तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, फिलहाल इतना ना कि हम क्या देख ले, हम एसी के तो कागजात नहीं होंगे, तो एसी में क्या देखोगे यार? सप्लायर की हायर की इनवॉइस आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एड्रेस हो रही है, और वारंटी कार्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है, और पेमेंट भी हायर को मैंने करी है, तो मेरा ही राइट है ना भाई, तुम्हारा राइट कैसे हो गया? भाई समझ आती है बात? यहाँ पे डन हो गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? ये पूछे क्लियर है? इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। क्या फर्क है? इसमें आप क्या कर रहे हो? सिर्फ देख रहे हो। क्यों देख रहे हैं? क्यों क्यों? एजर्शन अंडर कंसिडरेशन क्या थी? यहाँ पे आप कुछ और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आप कागजात देख रहे हैं। क्यों? अच्छा कागजात भी कैसे होने चाहिए? फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल कागजात होने चाहिए। बच्चों समझ आ रही है बातें यहाँ पे? क्लियर है सारे? ये अच्छी लग रही है अंग्रेजी? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल। तो डन हो गया यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो एक अच्छी अंग्रेजी हम लिख के, ये ऑडिट प्रोसीजर्स है हमारे, ये हमारे ऑडिट जो पेपर में 30-35 नंबर क्या होता है उसको आज से हम समझ रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। 30-35 मार्क्स हम कवर नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है। इसलिए
प्यारे बच्चों, अगर इसको आप गौर से देखें, ये आइजा 500 है, राइट्स क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, राइट्स क्या है बच्चों? राइट्स क्या है? सेलेक्ट सैंपल्स क्या है? देखे डायग्राम, देखे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई ऐसा नहीं करना। सैंपल्स क्या? सेलेक्ट सैंपल्स। हाँ हाँ, ऊपर बोलो क्या है जी? सफिशिएंट है ना यार? सेलेक्ट आ सैंपल नहीं लिख देना, गए। सेलेक्ट सैंपल्स ऐसे लिखिएगा। क्यों? एक थोड़ी करना है, एक से कितने करना है बाद में पढ़ेंगे। 80 लिखना है पीछे, अभी नहीं पढ़ना, ये तो बाद में पढ़े। सेलेक्ट सैंपल, सेलेक्ट कहां से कर रहे हैं हम? फ्रॉम इन्वेंट्री। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शनल ऑफ। आपकी टेस्टिंग के लिए आपकी डायरेक्शन कहां थी? वेयर हाउस थी, इन्वेंट्री रजिस्टर थी, रेवेन्यू रजिस्टर थी, एडमिशन फॉर्म था, क्लासरूम थी, अटेंडेंस थी। आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग कहां पे थी? क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये मेरी किस चीज की अलामत है? एंड इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट किस चीज की अलामत है? ऑडिट एविडेंस। प्यारे बच्चों ये रहा, ऐसा ना करें यार। इंस्पेक्ट किस चीज की अलामत है? ऑडिट एविडेंस। ओरिजिनल किस चीज की अलामत है? रिलायबल की। प्यारे बच्चों सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही तो लिखना है, कागजात, ये सोचना है, बाकी तो लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है वो आइजा 500 ही तो है। जो आइजा 500 जो प्रोसीजर मैंने लिखा है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। जो मेरी जिम्मेदारी है, ये बोलना बड़ा आसान है पहली क्लास में चिल्ला चिल्ला के कि जी सब आपकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन, लेकिन प्रोसीजर भी आप ऐसा लिखे जो सफिशिएंट। तो अगर आप इसको गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूरी हमने लास्ट क्लास में ड्राफ्टिंग करी थी। किसकी ड्राफ्टिंग करी थी? ऑडिट। जब ऑडिट रिस्क की हम ड्राफ्टिंग करते थे तो हमें सामने क्या दिख रहा था? रिस्पेक्टर, लिंक द रिस्पेक्टर टू दी एसेंशियल्स ऑफ फिर व्हाट इज। तो जब हम आइजा 315 की ड्राफ्टिंग को देखते थे तो हमें पूरा आइजा 315 दिख रहा होता था। यहाँ पे पूरा आइजा 315 लिखा था हमने, और यहाँ पे हम आंसर लिख रहे थे। और हमने जब आइजा 315 की ड्राफ्टिंग देखी तो वो एग्जैक्टली अलाइन कर रहा था आइजा, जो आइजा 315 मुझसे कहता था रिस्क फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, उसको लिंक करो, लिंक करके बताओ व्हाट इज एग्जैक्टली। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चीज को देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। क्या है ये? किस चीज की अलामत है? अगर आपकी एजर्शन अंडर कंसिडरेशन क्या है? बच्चों सबने जवाब देना और सीरियस होना है। आपकी पहली एजर्शन अंडर कंसिडरेशन क्या है? अंडर कंसिडरेशन का मतलब समझ आ गया कि पहला प्रोसीजर किस पे करने जा रहे हो? सब बच्चों सबने बोलना है, पहला प्रोसीजर किस पे करने जा रहे हो? अगर आप पहला प्रोसीजर एग्जिस्टेंस पे करने जा रहे हैं तो एजर्शन अंडर कंसिडरेशन क्या थी आपकी? तो आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग क्या थी? इन्वेंट्री। आपने कहा तुम ये कह रहे हो ना कि तुम्हारे पास ये मौजूद है, तो दिखाओ, मैं इसमें से सैंपल सेलेक्ट करता हूं कि क्या ये मौजूद है। अगली एजर्शन क्या है? अब अगली एजर्शन अंडर कंसिडरेशन क्या है प्यारे बच्चों? अब आपको शक है, अब आपको रिस्क है कि ये रजिस्टर ही कंप्लीट। जब ये रजिस्टर ही कंप्लीट नहीं है तो क्या एजर्शन अंडर कंसिडरेशन अगर कंप्लीटनेस है तो क्या डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग भी इन्वेंट्री रजिस्टर ही होनी चाहिए? नहीं सर, क्या होनी चाहिए? प्यारे बच्चों क्या ये वर्ड समझ आ गया? एजर्शन अंडर कंसिडरेशन। एंड अगर आपने खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता ये वाली हरकत कर ली तो है तो ये प्रोसीजर, लेकिन है तो ये प्रोसीजर लेकिन रेलेवेंट नहीं है। ऑल्दो रिलायबल है। क्यों? डायरेक्टली जाके देख रहा हूं वेयर हाउस में, खुद ऑडिटर जा रहा है। कहां जा रहा है? वेयर जा रहा है, अपनी आंखों से एक चीज देख रहा है, तो रिलायबल है मेरे प्यारे बच्चों। सुनिए की बात, रिलायबल है। मैंने सारी की सारी इन्वेंट्री देख ली। रिलायबल नहीं, मैंने सारी की सारी इन्वेंट्री देख ली, सफिशिएंट है, लेकिन
क्यों? बिकॉज आपका रिस्क है कि इन्वेंट्री कंप्लीट, तो इसके अगेंस्ट जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है वो रेलिवेंट नहीं है। प्रोसीजर हम कहते हैं ना जी, आपको एग्जामिनर कमेंट्स कहता है ना, आपने पहले क्लास में पढ़ा भी था कि आपने रेलिवेंट आंसर नहीं लिखा। क्यों? रिक्वायरमेंट ये थी और जो आंसर लिखा है वो किताब में मौजूद है। जितनी लाइनों का आंसर लिखना था उतनी लाइनें भी लिखिए। द पॉइंट इज रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? बिकॉज रिक्वायरमेंट जो है वो उससे अलग। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट क्या थी? कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस के लिए अगर आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर देंगे प्यारे बच्चों, और आप 100% वेरीफाई कर लें, तो सफिशिएंट भी है, रिलायबल भी है। The auditor is responsible to obtain sufficient, appropriate audit evidence. तो जब मैं पहली क्लास पढ़ा रहा था तो ऑनलाइन के एक बच्चे ने कहा कि सर आपने तो यहाँ पे ऑडिट एविडेंस लिखा हुआ है और डायग्राम, और किताब में तो सफिशिएंट। बच्चों, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट आज हमने पूरी क्लास लगाई है ये दो वर्ड समझने के लिए। तो अगर हम पहली क्लास में मैं दो वर्ड यूं तो बोल के से निकल जाता आपको, बट अब जब आपकी सोच बढ़ेगी, आपको शऊर आएगा, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? क्लियर? हम सारे यहाँ पे डन है भाई यहाँ पे? तो इसको अगर मैं गौर, तो मेरा प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जो कि आइजा 500 की स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो, कि जैसा आइजा 500 लिखा हुआ है वैसा ही मेरा। और अगर मुझे ये समझ आ गया, मैं अगेन आप मेरी बात समझने की कोशिश, जो एक एक वर्ड मैंने लिखा है उसकी लॉजिक है, वो अंग्रेजी नहीं है, खुदा का वास्ता है प्यारे बच्चों। उसकी क्या है? उसकी एक लॉजिक है। अगर वो लॉजिक समझ आ जाएगी, आप दुनिया का कोई भी ऑडिट प्रोसीजर मेंशन कर सकते हैं। आपका अगला काम है पीपीई, सिंपल फिक्स एसेट्स। पहला काम मैनेजमेंट से फिक्स एसेट रजिस्टर। मैनेजमेंट का पहला दावा क्या होगा? फिक्स एसेट रजिस्टर एग्जिस्ट करती है। मैनेजमेंट का दूसरा दावा क्या होगा? कंप्लीट है। मैनेजमेंट का तीसरा दावा क्या होगा? मतलब 5 मिनट दे रहा हूं मुझे फिक्स एसेट के ऊपर प्रोसीजर लिख के दें, जल्दी से जल्दी से। हैंडआउट ग्रुप में शेयर कर दिया आपने? हाँ, आसान है। पूरा पूरा क्यों भाई? हाँ जी, क्या कह रहे हो? बोले बोले, किधर हो? कैसे? क्यों? आप, मैं इसका आंसर बताऊं। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट। लिख दे, फिजिकली लिख रहा है तो सही है, जबरदस्त हो गया। कंप्लीटनेस, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकल एसेट या फिजिकल प्रीमिसेस एंड बच्चों एंड ट्रेस इट टू। अबे ये किसी के लिए एसी चेयर टेबल, किसी के लिए इन्वेंट्री होगी, किसी के लिए यार प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा ना बच्चों। लॉजिक इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी चीज, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, जल्दी 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 जल्दी, फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल कागजात सप्लाई। प्यारे बच्चों से एक वर्ड ही तो चेंज करना है। लॉजिकली अगर आप साउंड होंगे, आप दुनिया का कोई भी प्रोसीजर लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि मुझे रेवेन्यू के ऊपर, आईक्यू के रेवेन्यू के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर बताएं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोसीजर आपने लिखने कैसे है, कौन सा वर्ड सोचना कहां पड़ता, सिर्फ यहाँ पर। अब कितनी बदकिस्मती की बात है, मैं आपसे कहता हूं आपने इसको याद करना है, आप याद कर लें। आपने इसको रट्टा लगाना है, मैं आपसे रट्टे, मैं आपको एक्सप्लेन इतना ज्यादा कर दूंगा, लॉजिकली कर दूंगा कि आपको वो, उसने पेपर में करा क्या 2 साल पहले, सुनिएगा। इसने यहां पे फिजिकल कर दिया, यहां पे
फिक्स एसेट कर दिया। उसने कहा क्रिटिकली एनालाइज द ऑडिट प्रोग्राम, क्रिटिकली एनालाइज द ऑडिट प्रोसेस एंड सजेस्ट एनी चेंजेस इफ एनी। अगर कोई चेंजेस है तो वो आप, बच्चे को पता ही नहीं कि यहाँ पे फिजिकल क्यों आता है, अगर याद किया हुआ होगा, सिर्फ रट्टा लगाया होगा, तो मुझे बताया ना कैसे आप उसको करे होंगे यार। उसके अंदर तो भी और टेक्निकलिटीज है। तो है एक लाइन का प्रोसीजर, तो मैंने उस एक लाइन के प्रोसीजर किसके साथ, मैंने ये जो उल्टे हाथ में लिखा है ये किसके साथ कंसिस्टेंट है, ये सीधे हाथ से कंसिस्टेंट है। मैंने कल की क्लास में उल्टे हाथ में आधा 315 का स्ट्रक्चर बनाया था, वो किससे कंसिस्टेंट था, वो भी सीधे हाथ में क्या था, पूरे ऑडिट रिस्क की डाटा। किताब जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सारी बातें, तो हम एक स्टैंडर्ड सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों, तो इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। तो मैं इस चीज के ऊपर आपसे मेहनत करूंगा, मैं लॉजिक एक्सप्लेन करने के ऊपर, लॉजिक एक चीज की समझ आ जाएगी, आप कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये समझ आ गया, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम दिस एंड इंस्पेक्ट दिस, ये प्यारे बच्चे प्रोसीजर है। ये किससे अलाइंड है, ये आइजा, मैं आपसे तभी कहता हूँ ड्राफ्टिंग टेक्निक हेल्प करेंगी आपको। तो मैं फोकस किस चीज के ऊपर करूंगा, अदरवाइज आप सोचें आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है, मुझे बता दें 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, अगर मैं सिर्फ उसको रीड करूं और उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो ये 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है। लेकिन हम 2 घंटे लगा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्चुअली हम पेपर 10 मिनट पढ़ के पेपर पास नहीं होगा। पेपर कब पास होगा, जब तक हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अपनी सोचने की, अभी बैठ के हम प्रोसीजर आज पढ़ लो, कहाँ बैठ के हम सोचने की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। कि अगर हम रेवेन्यू में होते तो हम ये कर लेते, हम अटेंडेंस शीट देखते, हम क्लासरूम में जाते, सोचने की सलाहियत बढ़ेगी तभी ऑडिट पास होगा। क्या याद तक बात समझ आती है, क्लियर है प्यारे बच्चों हम सारे यहाँ पे। अगेन आइजा 500 हमारी 7-8 क्लासेस चलेंगी भाई, आज से क्या लिया हमने, ताकि हमें पता चल जाए एज एन ऑडिटर हम क्या। तो जो बीच में लड़का कह रहा था सर वैल्यूएशन के तो प्रोसीजर पढ़ा ही नहीं आपने, भाई मैं ऑडिट प्रोसीजर नहीं पढ़ा रहा आपको, वो तो बाद में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ा रहा हूं आपको, सिर्फ कि भाई व्हाट इज सफिशिएंट। तो एक चीज पढ़ी तो हाथ के हाथ मैंने आपको क्या सिखा दी, ग्राफ एकदम चौथी क्लास में है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ड्राफ्टिंग मैटर करती है, लॉजिक मैटर करती है, लिंकिंग मैटर करती है सब्जेक्ट में। सिर्फ याद करने से पर्चा पास नहीं होगा, पर्चा पढ़ और भी तो इंशाल्लाह आगे जाते रहेंगे तो हमें चीजें इंशाल्लाह और क्लियर होते रहेंगी। प्यारे बच्चों आपके सामने एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। When gathering the evidence about a particular assertion relating to an account balance, ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा, बेहतरीन प्यारे बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त। When gathering evidence about a particular assertion relating to an account balance or transaction, the auditor must be satisfied that the evidence gathered is relevant to the assertion he is, अभी समझ आ रहा है, consider the following statement, determine whether it is true, if false what is the correct procedure। नहीं assertion प्यारे बच्चों, 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ, बस एक सवाल करना है हमने, उसके बाद 2 मिनट की डिस्कशन करनी है, फिर हमने कल हमारा ऑडिट का भी टेस्ट है और कैप 7 कंपनी लॉ का भी टेस्ट है। चूंकि अभी रमजान चल रहे हैं, कल शायद ऑडिट की क्लास ना हो या लॉ की क्लास ना हो, तो जो क्विज अगर होगा, मैं ये नहीं कर रमजान की वजह से क्लासेस नहीं हो रही, रमजान की वजह से क्लासेस हो रही है, लेकिन चूंकि अगर हमारे पास टाइम लिमिटेड है ना, हमने 6-8 घंटे में क्लासेस भी लेनी है और टेस्ट वगैरह भी ले रहे हैं, तो जो टेस्ट होगा वो कहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। पोर्टल पे ही आपका आंसर क्या होगा, सबमिट होगा, और पोर्टल पे ही आपको आंसर चेक करके मिल जाएगा, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगी। बट इन केस जिसके पास पोर्टल नहीं है, तो मैं वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, आपने अपना आंसर बना के व्हाट्सएप पे जो टी होगा उसको शेयर कर देना है, वो आपका आंसर चेक कर लेगा। हमने पढ़ते भी रहना है और हमने साथ साथ टेस्ट भी करना है, क्विज़ेस भी करना है। डर हो गया प्यारे बच्चों को, अच्छी चीज। चल ये सवाल है यार, 5 से 7 मिनट है, इस सवाल को तमीज से पढ़ना है, सुकून से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद लिखना है बच्चे। चलेगा, चलेगी। Selecting a sample from fixed asset register and careful inspection of a vehicle's registration documents provide the evidence of the existence of the vehicle। क्या प्रोसीजर रिलायबल है, सफिशिएंट है,
because assumption under consumption कौन सी है? सवाल में consumption under consumption कौन सी है? Existence के लिए तो physical asset देखना होगा, गाड़ी के कागजात देख के ये थोड़ी पता होगा गाड़ी मौजूद भी है कि नहीं मौजूद। तैयार के बाद क्या होता है, गाड़ी चोरी हो चुकी है। तैयार के बाद समझ आ रही है बच्चों। सेलेक्टिंग अ तो ये जो हैंडआउट भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बड़े लॉजिकल हैंडआउट, इसको एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम फिक्स एज ए रजिस्टर एंड ट्रेस इट टू द physically held asset provides the evidence of the existence of fixed asset. आपका मेरा भाई क्या आंसर है? फॉल्स। कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स? क्यों यार, मुझे कहता कोई मसला नहीं है, इनकी बात है। चलिए ट्रेस नहीं कोई मसला की बात नहीं है। मैं आपको अपना बात करता हूँ। मेरे भाई मेरा सीए का पेपर था F1 का, और सवाल में बिलियन लिखा हुआ तो मुझे नहीं पता था बिलियन में कितने दिन होता है। सही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है और हंसने वाली कोई बात नहीं। सही है, हमारे पास एक चीज होगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट ये चीज है प्यारे बच्चों कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये एनालाइज करना है कि अगर ट्रेस या इंस्पेक्ट तो ये मोर और लेस एक चीज सेम ही है। वैसे आइडियली वर्ड इंस्पेक्ट का ही यूज होना चाहिए था, हाईलाइट इसने सही करा हुआ है। सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम फिजिकली हेल्ड एसेट and trace it to the fixed asset register provide the evidence of the। हाँ जी बच्चों, आप ट्रेस का वर्ड सही है और कंप्लीट। हाँ जी, अगर आप वहां से जहां चीज मौजूद है वहां से सैंपल सेलेक्ट करके उसको रजिस्टर में जाके ट्रेस करेंगे तो पता चल जाएगा ये रजिस्टर कंप्लीट है भी क्या नहीं। मैं इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल आपको देता हूं। हम सीए कर रहे थे और अटेंडेंस होती थी। तो जब अटेंडेंस हो रही होती थी तो वो आपको पता है कि जो एक अच्छा उस्ताद होगा ना, वो करता क्या था। एक तो वो होता था जो रोल नंबर 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट, 3 वाले में मस्ती होती थी, वो लंबाई का वर्ड यूज कर लेता था। ये सारी चीज चल रही होती थी। सही है, अब इससे मैं बैठ के 3 बंदों की लैपटॉप से लगा रहा होता था। सही है, तो इकोनॉमिक्स की क्लास थी, तो हम 3 दोस्त थे। हम तीनों ने ये कहा था कि हर दिन एक आएगा, बाकी 2 छुट्टी करेंगे, और जो आएगा वो इसलिए आएगा। तो एक दिन मेरे दोस्त ने क्लास ली, उसने मेरी अटेंडेंस लगाई, दोस्त की भी अटेंडेंस लगाई। दूसरे दिन मेरे दोस्त ने क्लास ली, दूसरे वाले दोस्त ने, उसने मेरी भी अटेंडेंस लगाई, अपने दोस्त की भी लगाई। तीसरे दिन मेरी बारी, और जब मैं अटेंडेंस लगाने लगा तो टीचर ने कहा यार खड़े हो। मेरी बात जहां से मुझे खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब तो मैं बैठ के किसी और की अटेंडेंस नहीं लगा सकता। कंप्लीटनेस में अक्सर ये होता था, अगर आपको याद हो, आपका टीचर ये करता था कि वो फौरन से एक बंदे को खड़ा करता था, या वो अटेंडेंस ऐसे लगा रहा था कि जो पहला बंदा है वो खड़ा हो, फिर उसकी मार्किंग पर दूसरा बंदा। क्यों? ताकि कोई भी एक बंदा एक से ज्यादा की अटेंडेंस ना लगा ले। एग्जैक्टली सेम चीज है प्यारे बच्चों, अगर एक चीज फिजिकली कहीं मौजूद है तो आपको सैंपल्स भी कहां से सेलेक्ट करने पड़ेंगे? फिजिकली मौजूद करने पड़ेंगे, उसको जाके इन्वेंट्री या अटेंडेंस रजिस्टर में ट्रेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, इन्वेंट्री, सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड केयरफुल inspection of a supporting document such as goods, received note and invoices provide the evidence of the existence of the inventory। क्या किस चीज के ऊपर? जबरदस्त, क्या याद है? सफिशिएंट भी है, रिलायबल भी है, रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? बिकॉज assertion अंडर कंसिडरेशन कौन सी है? एग्जिस्टेंस। तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग होगी वो इन्वेंटरी रजिस्टर होगी, और उसका एक रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर होगा। लास्ट क्लास में हमने बाकी 2 छोड़े सेम है। लास्ट क्लास में इन्वेंट्री का रिस्क आइडेंटिफाई किया था। क्या आइडेंटिफाई किया था? वैल्यूएशन। क्या था वो रिस्क? इन्वेंट्री इंपेयर्ड है और मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड। इसका प्रोसीजर मैं लिखूंगा, मैं इन्वेंट्री के कागजात देखूंगा, मैं उसका प्रोसीजर ये करूंगा, मैं इन्वेंट्री को फिजिकली जाके देख लूंगा। प्यारे बच्चों, प्रोसीजर तो है लेकिन रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं है? बिकॉज आपके, मैं पूरी चीज को समराइज कर दूं, प्लानिंग फेज पे हमने 4 एरियाज पे रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं, और परफॉर्मेंस फेज पे इन्हीं 4 एरियाज के ऊपर प्रोसीजर। तो इन्वेंट्री एक एरिया है, उसका पहला सब एरिया एग्जिस्टेंस, दूसरा
कंप्लीटनेस तीसरा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चौथा। तो जब मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा था तो मैं ये क्या ये एग्जिस्टेंस का है, क्या ये, क्यों? बिकॉज मेरा रिस्क और मेरा प्रोसीजर आपस में क्या होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो ये जो हमारी क्लासेस है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर रमजान में मैं आपको बुला रहा हूँ तो आप यकीन करें आपका टाइम जाया बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ अच्छा लॉजिकल सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। डन हो गया प्यारे बच्चों? अपना बेल साइड रखिएगा, कल ट्यूसडे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।